हेलो एवरीवन। हेलो देवन जी, गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ जाएं, शुरू करते हैं क्लास। 8:20 हो गए हैं। एशियन हिस्ट्री की ये इस टॉपिक की आखिरी क्लास है। लास्ट 20 क्वेश्चन इसमें कवर करने हैं अपने को और सारे फैक्ट्स कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं इसका आंसर। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? हेलो भुवनेश जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकरण या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर। चलिए देवेन जी ने आंसर दिया, और कोई बताएगा? इसका जो आंसर है वो पहला नंबर है देवेन जी, राज्यवर्धन। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली। दोनों वर्धन में ही है, वर्धन वंश के ही थे ये। और परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की थी। और ये राज्यवर्धन जो राजा था, इसने हर्ष की बहन हर्ष की जो बहन थी राजश्री, उससे विवाह किया था। ठीक है। और उसके बाद में ये वर्धन वंश का एक राजा था। जो राज्यवर्धन था ये वर्धन वंश का राजा था। ठीक है, वर्धन वंश का राजा था। और इसकी बाद में हत्या की थी गौड़ वंश के राजा ने। गौड़ वंश का जो राजा था, ठीक है ना, कौन? शशांक ने इसकी हत्या की थी। ठीक है। तो परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। कौन सा वंश ब्राह्मण क्षत्रिय वंश कहलाता है? ब्राह्मण है ये, ब्राह्मण क्षत्रिय वंश कहलाता है। सैन, पाल, प्रतिहार या चालुक्य? ब्राह्मण क्षत्रिय वंश, सॉरी, ब्राह्मण क्षत्रिय वंश है ये, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वंश। कौन सा वंश कहलाता है? आंसर दें फटाफट, टाइम वैसे ही लेट हो गया अपन थोड़ा सा। क्वेश्चन आते से ही फटाफट थोड़ा सा आईक्यू लेवल को चेक किया कीजिए। चलिए बताएं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है सैन है। सैन इज द करेक्ट आंसर। सैन वंश ही ब्राह्मण क्षत्रिय वंश कहलाता है। और ये सैन वंश मैं पहले भी बता चुका हूँ, बंगाल क्षेत्र का ये वंश था, बंगाल का शासक था ये। ठीक है ना। और इसकी स्थापना की थी सामंत सैन ने। ठीक है ना, ये बंगाल का वंश था। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कौन किसने की थी? संस्थापक कौन थे? स्थापना ये की थी सामंत सैन ने। सामंत सैन ने इसकी स्थापना की थी। और ये
11वीं और 12वीं सदी में था ये वहां पर वंश। 11वीं और 12वीं सदी का ये वंश था वहां पे बंगाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये आ गया एक और क्वेश्चन। निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था? हेरोडोरियस, स्टेसियस या साइलेक्स या हिप्पलेस? बताएं इसका आंसर। रुमिल जी बता रहे हैं फर्स्ट नंबर 83 का। और कोई बताएगा? चलिए, इसका जो आंसर है वो है साइलेक्स। सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान था ये, सबसे पहले आया था ये साइलेक्स। ठीक है ना, और ये ग्रीक लेखों के अनुसार है। जो ग्रीक लेख थे उसके अनुसार इसका जो आंसर है वो है साइलेक्स। ये भारत में सर्वप्रथम आया था। ठीक है ना, और इसको दोरियस नाम का ये राजा था, उसने यहाँ पर इसको भेजा था। ठीक है ना, और उसने भारत के बारे में लिखा था, लेकिन इसके अभी साक्ष्य ज़्यादा मौजूद नहीं है। ठीक है ना, और ये ग्रीक लेख में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर भिक्षु बनने की सजा किसने निर्धारित की थी? मनु, कालिदास, चाणक्य या फिर व्यास? निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने की सजा किसने निर्धारित की थी? इसका आंसर दें। क्या है इसका उत्तर? रोमिल जी तीसरे पे आए हैं। और कोई बताएगा? एनीबडी? चलिए, बिल्कुल सही है, चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। चाणक्य ने ही ये सजा निर्धारित की थी, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। ठीक है ना, चंद्रगुप्त गुप्त वंश की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है ना, और नंद वंश की समाप्ति इन्होंने की थी। नंद वंश को खत्म किया था। चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, और नंद वंश की समाप्ति गुप्त वंश ने की थी। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य वंश ने की थी, मौर्य वंश ने। ठीक है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा बना था। ठीक है, और चाणक्य का जो दूसरा नाम है वो है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनका दूसरा नाम है, और इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। कौटिल्य भी कहा जाता है, और इन्होंने अपने स्वयं की अर्थशास्त्र की भी रचना की थी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल याद रखें। लेकिन इन्होंने स्वयं की अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसको कौटिल्य अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। अशोक के बहाई शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो बहाई शिलालेख है उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने, या मैक्स मूलर ने, कर्निंगम ने, या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर।
इसका उत्तर दें। एटी 85 का रुमिल जी बता रहे हैं, फर्स्ट पे आए हैं एनीबडी, और कोई बताएगा? चलिए, बिल्कुल सही बताया है रुमिल जी ने। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट। जेम्स प्रिंसेप ने ही, ठीक है ना, सर्वप्रथम इस ब्राह्मी शिलालेख को पढ़ा था, और ये एक इंग्लिश, ठीक है ना, अंग्रेजी विद्वान था ये, और इन्होंने 1799 से लेके 1840 के बीच में शिलालेख पढ़ने का कार्य किया था। और ये बंगाल ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम इन्हीं ने, ब्राह्मी लिपि जो थी उसको पढ़ने में मदद की थी, और सर्वप्रथम इन्हीं ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से अष्टमहा स्थान कौन सा सही नहीं है? अष्टमहा स्थान कौन सा है जो सही नहीं है इसमें से, बताएं। लुम्नी, राजगृह, कुशीनगर या तक्षशिला? बताएं इसका आंसर क्या है। 86 का आंसर दें। और जो भी नए विद्यार्थी हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के साथ में करें, और साथ ही साथ मेरी क्लास को, लाइव क्लास को लाइक भी करें सभी विद्यार्थी। चलिए, इसका आंसर रुमिल जी ने दिया है, चौथा। और कोई बताएगा? एनीबडी? देवेन जी, भुवनेश जी? चलिए, अपने कमेंट्स जरूर डालते जाएं। इफ यू हैव आंसर देन गिव द करेक्ट आंसर, अदरवाइज पुट इट योर कमेंट नो आइडिया, नहीं पता, तो इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, 86 का इन्होंने सी बताया है, ओके। तो इसका जो आंसर रुमिल ने दिया है बिल्कुल सही दिया है, तक्षशिला। ये अष्टमहा, ठीक है ना, अष्टमहा जो स्थान थे ये 8 स्थान थे, जिसको कि गौतम बुद्ध जी ने, ठीक है ना, 8 स्थान के बारे में बताया है। और वो 8 स्थान कौन कौन से थे ये मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर पूरा का पूरा बताता हूँ वो 8 स्थान कौन थे, जिसको कि आपकी जानकारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला तो लुम्बिनी, जो कि इसी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा राजगृह, तीसरा कुशीनगर, ठीक है, गया, सारनाथ, ठीक है, श्रीवास्ती, साक्स, ठीक है, और वैशाली, ठीक है। ये 8 जो थे ये अष्टमहास्थान का के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। इसमें तक्षशिला नहीं था, ठीक है। तो ये सारे आपको इस तरीके से याद कर लीजिएगा आप इनको। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, 87। ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था, कई अनाज की खेती, कृषि आधारित समाज, या फिर वेतन की अधिकता? बताएं इसका आंसर।
ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन है जो कि असत्य है? कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है इसमें? चलिए, रोमिल जी ने 4th नंबर लगाया है। और कोई बताएगा? सारे विद्यार्थी अपना कमेंट जरूर पुट किया कीजिए। पता है तो, और नहीं पता है तो आप बता दिया कीजिए। आई डोंट हैव ए आइडिया, तो इट विल बी बेटर। चलिए, बिल्कुल सही लगाया आपने रोमिल जी। वेतन की अधिकता, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये असत्य है इसमें, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के समय वेतन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि हाँ इस समय कोई वेतन के लेन देन के कोई साक्ष्य थे, ठीक है ना, दिया जाता था। तो और बाकी की सारी जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल सही, उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देहाती अर्थव्यवस्था थी, ठीक है ना, कई अनाजों की खेती होती थी, ये भी बिल्कुल सही है। कृषि आधारित समाज था, ठीक है ना, ये भी सही है। प्राचीन काल से ही अपना समाज कृषि से जुड़ा हुआ है, और ऑब्वियसली जब तक अन्न नहीं होगा, ठीक है ना, अच्छे समाज की व्यवस्था कैसे हो सकती है? और अन्न पर ही पूरा का पूरा जीवन टिका हुआ है। तो प्राचीन काल से ये तीनों व्यवस्थाएं तो बिल्कुल साक्ष्य रूप में दिखती हैं, लेकिन वेतन दिया जाता था या नहीं दिया जाता था इसका कोई साक्ष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए बताएं, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? सतकर्णी प्रथम, गौतमी सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, या फिर हाल? बताएं इसका आंसर। अच्छा, रोमिल जी बता रहे हैं कि हम भी फार्मर की फैमिली से हैं। बहुत बढ़िया, किसान पुत्र हो आप ही, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए बताएं आप इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है सतकर्णी प्रथम। सातवाहन राजा थे, ठीक है, और ये इन्होंने ही सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। अच्छा, सातवाहन वंश जो था वो ब्राह्मण वंश था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको शायद पहले भी पूरी चीजों के बारे में बताइए। एक ब्राह्मण वंश था, और इनका जो राज्य था ये कहाँ से लेके, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से का ये राज्य था, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश से ये फिर आगे बढ़ा, ठीक है ना, कर्नाटक के बाद में ये गुजरात तक पहुंच गया था। गुजरात तक इसकी सीमाएं टच हो गई थी। आंध्र प्रदेश का सर्वप्रथम इसने अपने वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में कर्नाटक से लेकर गुजरात तक ये वंश फैला हुआ था, और सतकर्णी प्रथम ने ही अपने नाम के ये सिक्के जारी किए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, दोबारा आ चुका है ये क्वेश्चन, पहले भी मैं पूछ चुका हूं। बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, या शूरसेन? बताएं इसका आंसर। पहले भी मैंने इसका आंसर आपको दिया है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बताएं। रूमिल जी, सामंत सेन कौन सा? इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। हेमंत सेन है, विजय सेन है, और सूरज सेन है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है हेमंत सेन। हेमंत सेन इज द करेक्ट आंसर। और ये सेन जो वंश था ये बंगाल का वंश था, ठीक है ना, और इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी, ठीक है ना, बंगाल का एक वंश था। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, या फिर महावीर? 22वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के?
बताएं इसका आंसर। नाइन्टी का आंसर रोमिल जी ने दिया है। और कोई बताएगा? रोमिल जी सेकंड पे आ रहे हैं। एनीबडी? अरिस्ट नेमी बता रहे हैं रोमिल जी। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अरिस्ट नेमी ही थे, ठीक है ना, जो जैन धर्म के 22वें गुरु थे। ठीक है, और इसकी जो जानकारी जो मिलती है, ये मिलती है ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद है उसमें इसकी पूरी जानकारी मिलती है। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थ कर रहे हैं, ठीक है ना। जो गुरु होते हैं उनको तीर्थकर बोलते हैं जैन धर्म में। और इसके जो सबसे पहले, जिसको बोलते हैं प्रथम जो तीर्थकर थे, वो कौन थे? वो थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभ देव इनके प्रथम तीर्थकर थे। और अरिस्ट नेमी ये 22वें तीर्थकर थे। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी अपन को, इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन आ गया। तेईसवें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? वैशाली, वाराणसी, पाटलिपुत्र या वज्जी? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो किस जगह से संबंधित थे? बताएं इसका आंसर। 91 का रोमिल जी बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर पर अच्छा हटा दिया। रोमिल जी पार्श्वनाथ के बारे में बिल्कुल, हाँ, नाम तो बिल्कुल सही बताया है आपने। और कुछ बताएंगे इसका, कहाँ से संबंधित थे ये? चलिए मैं बताता हूँ अभी इसका आंसर। इसका आंसर है वाराणसी। वाराणसी द करेक्ट आंसर है। 23वें जो तीर्थकर थे, रोमिल जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, इनका नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है ना, ये जैन धर्म के 23वें गुरु थे। ठीक है ना, वो 23वें तीर्थकर थे। तीर्थकर बोलते हैं, है ना, आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। और ये वाराणसी से संबंधित थे। जो वाराणसी के राजा थे अश्वसेन, अश्वसेन, और उनकी पत्नी का नाम था वामा। ठीक है ना, ये पत्नी थी अश्वसेन की। इनके पुत्र थे ये पार्श्वनाथ, वाराणसी के राजा के। और ये इन्होंने वाराणसी को काशी भी बोलते हैं, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। और ये 800 ईस्वी में 800 ईस्वी में इन्होंने शिखर में निर्माण प्राप्त किया था। शिखर में निर्माण प्राप्त हुआ था इनको। ये जरूर याद रखना कि ये 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? बताएं। बोधि वृक्ष, कमल, घोड़ा या फिर चक्र? गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? चलिए रोमिल जी ने आंसर दिया है, आप कोई बताएगा कोई इसका आंसर कौन सा सही है? चलिए बिल्कुल सही बताया रोमिल जी आपने, कमल सही आंसर है इसका। गौतम बुद्ध के जीवन चक्र को बताता है कमल। ठीक है ना, कमल के साथ साथ एक और है, वो है बैल। बैल और
कमल, ये दोनों ही जो चिन्ह हैं ये इनके जीवन को, जन्म को प्रदर्शित करता है, जन्म को बताता है। ठीक है ना, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, बैल और कमल, ये गौतम बुद्ध के जीवन को चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन आ गया, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? सन्निधात्री, प्रदत्र, सहर्षता या सेनापति? मौर्य काल यानी कि मौर्य वंश के दौरान, जब मौर्य वंश का शासन था तो उस समय राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? आंसर दें इसका। 93 का आंसर रुमिल जी ने दिया है। और कोई बताएगा? रुमिल जी बता रहे हैं तीसरे नंबर पे। चलिए, बिल्कुल सही है, सहर्षता। ठीक है, यही राजस्व की वसूली करता था मौर्य वंश के समय में, और ये मुख्य अधिकारी होता था राजस्व विभाग का। ठीक है, और मौर्य वंश के दौरान जो राजस्व का प्रमुख स्रोत था वो क्या था? वो था कृषि। ठीक है, कृषि आधारित राजस्व था, यानी कि कृषि में जो भी अनाज होता था, अनाज के लेन देन को ही राजस्व कहते थे, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, ज्वार, बाजरा या फिर अन्य कोई कृषि का कोई भी वस्तु हो, उसी में राजस्व का लेन देन किया जाता था मौर्य वंश के दौरान। और इसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो सहर्षता होता था, जो राजस्व की वसूली करता था। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजा ने जारी किए थे? शक, यवन, गुप्त या फिर मौर्य? ये मैंने पहले भी पूछ चुका हूँ, रिपीट हुआ है अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड किए हैं तो। बताएं इसका आंसर। 94 का। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? Anybody have the answer? 94 क्वेश्चन। ओके, इसका जो आंसर है वो है यवन। यवन इज द करेक्ट आंसर। और सबसे पहले यवन राजा ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। मैंने पहले भी आपको इसका आंसर दिया है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा घूम के आया था, ये अलग तरीके से पूछा है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना, कंथक, देवदत्त या फिर इनमें से कोई नहीं? गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? बताएं इसका आंसर। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? जो भी नए विद्यार्थी मेरी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और मेरी क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक करते हुए चलें। चलिए, बताएं इसका आंसर। रुमिल जी पहले नंबर पर आ रहे हैं, और कोई बताएगा? चलिए, बिल्कुल सही है रुमिल जी, चन्ना, ये गौतम बुद्ध का सारथी था, चन्ना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसमें जो कंथक लिखा हुआ है, ये जो कंथक है, ठीक है, ये कंथक जो है ये घोड़े का नाम था। गौतम बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। ठीक है, और चन्ना ये गौतम बुद्ध का सारथी था। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, ये विचार किसके थे? राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, ये विचार किसके थे? मनु, गौतम, याज्ञवल्क्य या फिर व्यास? बताएं इसका आंसर।
राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, ये विचार किसके थे? नाइन्टी 96 का आंसर रुमिल जी दे रहे हैं। और कोई बताएगा? चलिए, इसका जो आंसर है वो है गौतम। ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये गौतम ऋषि हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। गौतम ऋषि ने राजा ब्राह्मण को छोड़कर सबका स्वामी होता है, ये गौतम ऋषि के विचार थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये गौतम धर्म सूत्र, एक गौतम ऋषि ने इसकी रचना की थी, जिसका नाम था गौतम धर्म सूत्र। ठीक है ना, ये एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है ना, और ये गौतम धर्म सूत्र में हिंदू धर्म के 4 सूत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। हिंदुओं के धर्म के 4 जो सूत्र थे, धर्म सूत्र, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और ये सबसे पुराना, प्रमाणिक और श्रेष्ठ धर्म सूत्र है हिंदू धर्म का, जो कि गौतम धर्म सूत्र ने इसकी जानकारी दी है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? कुरुकचंद, अमिताभ, मैत्रेय या फिर कनिक मुनि? इसका आंसर दें 97 का। चलिए, इसका जो आंसर है वो है मैत्रेय। मैत्रेय इज द करेक्ट आंसर। मैत्र को कहा गया है, ठीक है ना, ये भविष्य के बौद्ध कहा गया है। ठीक है, और ये शाक्य मुनि, जो शाक्य मुनि थे, उनके ये उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी थे ये शाक्य मुनि के, और इनको महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य का बौद्ध कहा गया है। 98 आ गया। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त राजा को लक्ष्मी विद्रोहित्र कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त? बताएं। लक्ष्मी विद्रोहित कहा जाता है, किस गुप्त राजा को कहा जाता है? गुप्त वंश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 98। चलिए, इसका जो आंसर है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, भारत का नेपोलियन। ठीक है ना, भारत की सीमाओं का सबसे अधिक विस्तार किया था, तो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा रहा था समुद्रगुप्त। इसने अपनी सीमाएं, ठीक है ना, ईरान, अफगान, वहां तक फैला के रखी थी, तो ये भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। और इसी गुप्त वंश के राजा को लक्ष्मी विद्रोहित भी कहा जाता है। ठीक है ना, और ये चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी लक्ष्मी थी, ठीक है ना, उनका ये पुत्र था चंद्रगुप्त
और उनकी जो पत्नी लिच्छवी उनका पुत्र था, इसलिए इनको लिच्छवी विद्रोहित्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 99। किसी यज्ञ में, वो कौन सा यज्ञ था, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता है? श्रोत्रामणि, राजसु, पुत्रेष्टि या फिर अश्वमेध? किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? सुरा। रुमिल जी आंसर दे रहे हैं, तरुण जी ने भी आंसर दिया है 99 का। चलिए और कोई? सूत्रमैत्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। वैदिक काल में सूत्रमैत्री जो यज्ञ होता था उसमें सुरा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। सुरा का प्रयोग सूत्रमणि जो यज्ञ होता था वैदिक काल के समय, उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। सुरा यानी कि शराब, ठीक है, उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 100 और ये आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का। सभी विद्यार्थी मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी नए विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मात्रनामा वंश किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? मौर्य, गुप्त, सातवाहन या फिर कंडम? मात्रनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? बताएं इसका आंसर। रुमिल जी आंसर दे रहे हैं सातवाहन, और कोई बताएगा? एनीबडी? बिल्कुल सही जवाब है सातवाहन। सातवाहन वंश ने ही मात्रनामा जो है उसकी शुरुआत की थी, और इसके लिए जो इन्होंने ही सबसे पहले अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा चालू की थी, ठीक है ना। अपनी माँ का नाम, माता का नाम सबसे पहले लिखने की जो प्रथा थी वो चालू की थी। और सबसे पहले इसके लिए जो नाम है, आपने अगर देखा हो, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है ना, ये नाम रखा गया था। और ये सातवाहन वंश का ही राजा था और उनकी माँ का नाम था गौतमी। उनकी माँ का नाम क्या था? गौतमी था। तो उन्हीं का पुत्र था सतकर्णी। सतकर्णी जो था वो उन्हीं का पुत्र था, सातकर्णी, ठीक है ना। तो उसी ने अपने माँ का नाम सबसे पहले रखा था गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो और ये सातवाहन का सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है ना। और इसी ने ही सबसे पहले गुजरात की तरफ अपना कदम रखा था और वहां पर अपना शासन किया था, ठीक है। तो ये हो गए पूरे 100 क्वेश्चन भारत के प्राचीन काल के इतिहास के। और इस एमसीक्यू की टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अभी आगे फिर इसको स्टार्ट करेंगे। अब अगला टॉपिक जिसके बारे में जानकारी आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगी और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें। रुमिल जी बता रहे हैं भारत पर 300 वर्ष तक राज किया था सातवाहन वंश ने। चलिए बढ़िया। तो सारे विद्यार्थी जुड़े रहें। और अभी अभी मेरे को सूचना मिली है कि मैसेज के द्वारा कि यहाँ पर पावर कट होने की चांसेस रहेंगे, ठीक है ना।
12 बजे से लेके अभी 9-10 बजे से पावर कट होगा और 2 बजे तक रहेगा। तो मेरे ख्याल से आज जो 12 बजे वाली क्लास है वो नहीं हो पाएगी पावर कट होने के कारण, जो कि मैं डिंडोरी ज़िले के ऊपर लेने वाला था। तो आप सभी से इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये क्लास हम कल लेंगे, ठीक है? कल इसको कंटिन्यू रखेंगे डिंडोरी क्लास की, क्योंकि पावर कट रेनी सीजन में होता है मेंटेनेंस के लिए। तो वो क्लास हम कल इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो सभी विद्यार्थी लगातार मेरी क्लास के साथ में जुड़े रहें। और मध्य प्रदेश की क्लास 12 बजे से रहती है, लेकिन आज नहीं हो पाएगी पावर कट होने के कारण। मेंटेनेंस का काम यहाँ पर होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन माय लाइव क्लास। कल फिर नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, नए टॉपिक पर रहेगा, ठीक है ना? नए टॉपिक चालू करेंगे एमसीक्यू सीरीज की। सभी विद्यार्थी समय पर बिल्कुल जुड़े मेरे साथ में।